बड़ी दिलचस्प बात जो आपने कही कि अभी तक जो लोग कह रहे थे कि एक तरफा चुनाव अभी लग रहा है बंगाल के बाद, तो वैसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। बंगाल के चुनाव से उत्तर प्रदेश का चुनाव नापेंगे तो आपको लगेगा हमारा फाइनल जो है वो युगांडा से है वर्ल्ड कप का। हाँ, लेकिन यूपी को 2024 से जैसे ही आप नापेंगे आप समझ जाएंगे नहीं साहब, हमारा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से है, वो भी स्टीव वॉग वाली ऑस्ट्रेलिया से है। वाघ बंधु वाली स्टीव वॉग वाली। अब आता हूं आपके मूल प्रश्न के मूल उत्तर पर एक लाइन में। उत्तर प्रदेश का चुनाव जातिगत होने जा रहा है ना। जातिगत का मसला नहीं होता तो बिहार चुनाव के पहले जो आपके एजेंडे में नहीं है, जो कांग्रेस का एजेंडा था जातिगत जनगणना, वो क्यों लागू की केंद्र सरकार ने? यूजीसी में ओबीसी को क्यों डाला? क्यों पूरे देश का विरोध लिया? यानी अखिलेश यादव के पीडीए को ये चुनौती देने की कोशिश हो रही है इस तरह से। अखिलेश यादव पीडीए की पिच पे बीजेपी को ले आए। अगर हिंदू मुस्लिम होता तो 2024 में मंदिर के सामने नहीं हो जाता, अयोध्या आ रहे होते आप। ठाकुर ब्राह्मण विवाद क्या अब ये सुलझ गया है? 200% ठाकुरवादी सरकार का पूरा लेवल है उत्तर प्रदेश। लेवल समझिए, उत्तर प्रदेश के विधायक, मंत्री, पदाधिकारी, बड़े पदाधिकारी, दिल्ली से आने वाले लोग, सांसद, ये खुद कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में ठाकुरवाद है, कि योगी जाने वाले हैं, योगी रिप्लेस हो जाएंगे चुनाव से पहले। एक चर्चा ये होती है कि केंद्र में अब आगे कौन? देखिए, योगी आदित्यनाथ शिवराज चौहान नहीं है, योगी आदित्यनाथ वसुंधरा राजे भी नहीं है, ठीक है? इनको हटाना, आपको उत्तर प्रदेश में अपनी जड़ें हिलाना होगा। एक बार आंख बंद करिए और सोचिए, गोरक्ष पीठ का मंदिर, वहां का महंत, भगवा वस्त्रधारी, बुलडोजर बाबा, ठोकोगे तो ठोक देंगे, वो योगी आदित्यनाथ है। उसको हटा पाना इतना सरल काम नहीं है। दिल्ली और लखनऊ की एक सत्ता में एक फ्रिक्शन योगी वन गवर्नमेंट की आधी गवर्नमेंट के बाद से ही चल रहा है। वरना कैसे हो सकता है कि एक बैठक में खुद डिप्टी सीएम केशव मौर्य को यह ट्वीट करना पड़े कि सरकार से संगठन बड़ा है? क्यों अभी मुक्तेश्वरानंद वाला झंझट जब हुआ तो क्यों डिप्टी सीएम केशव मौर्य कहते थे कि भगवान शंकराचार्य से मैं चरणबद्ध चरणों में पढ़ के उनके प्रार्थना करता हूं कि अपना अनशन तोड़े और माघ मेला का संगम स्नान करे। 2 नहीं 3 बार। क्यों डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक को यह कहना पड़ा कि बटुकों को शिखा से पकड़कर मारना अक्षम्य पाप है? मायावती की रिलेवेंस इस 2027 के इलेक्शन में क्या देखते हैं आप? मायावती का रिमोट भारतीय जनता पार्टी के पास है। बसपा को जितना फ्लोरिश बीजेपी करेगी, बसपा उतनी उठेगी। लेकिन अगर बसपा इतनी उठा दी गई जैसे कि पीडीए की स्थितियां बन रही हैं और जैसे वो धीमे धीमे उठ रही है, इस उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के चुनाव में सबसे बड़ी वोट काटने वाली पार्टी बसपा बनी। नमस्कार, मैं रोहित सावल और आप देख रहे हैं जिंदाबाद। और हर हफ्ते की तरह इस बार एक बार फिर से हम न्यूज़ स्कैन करेंगे और इस बार न्यूज़ स्कैन में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। और इस बात को करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं खास मेहमान, यूपी की सियासत को बेहद बारीकी से समझने वाले, बेहद बारीकी से एक एक चीज़ वो समझते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार, सीनियर जर्नलिस्ट मनोज राजन त्रिपाठी, जो कि जाने वाले राइटर भी हैं। मनोज भाई, आपका स्वागत है जिंदाबाद में। जिंदाबाद को मेरी तरफ से बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, और आपका तो शुक्रिया जो है वो फिक्स डिपॉजिट है। तो मनोज भाई, हम उत्तर प्रदेश की हम बात करें, अब जो बड़ा चुनाव इस देश में होने वाला है वो यूपी का होने वाला है और अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं, बयानबाजी वैसी वैसी शुरू हो गई है। यानी 27 की पिच जो है वो सेट होना शुरू हो गई है। अब धीरे धीरे उसमें फिर खिलाड़ी उतरेंगे, बल्लेबाज उतरेंगे, बॉलर उतरेंगे और फिर खेल शुरू होगा। तो अभी जो शुरुआती रुझान जो 27 के आ रहे हैं, तो पैटर्न वही दिख रहा है कि हिंदू मुसलमान की सियासत उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से क्या बीजेपी के लिए ट्रम्प कार्ड साबित होगी? क्योंकि अगर हालिया बयानबाजी का मैं जिक्र करूं, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, उनका बयान आना,
नमाजियों को लेकर उनका बयान आना और उसके बाद उस बयान पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया आना, क्या कहना है आपका? देखिए, एक्चुअली ऐसा है कि ये पूरा पॉलिटिकल सिस्टम और इस पॉलिटिकल सिस्टम को लोगों तक पहुंचाने का जो मीडियम है, यानी मीडिया, ये इस बात को लेकर कंफ्यूज है कि बंगाल में जिस तरीके से चुनाव हुआ, वो चुनाव यूपी में भी हिंदू मुस्लिम होने जा रहा है। हाँ। देखिए, ऐसे समझिए कि बंगाल का जो चुनाव था वो 15 साल का सत्ता का शासन था ममता बनर्जी का। इस दौरान बहुत सारे बीजेपी के कार्यकर्ता, सपोर्टर्स, ये सब मारे गए। आपने शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण में उन सबके नाम भी देखे होंगे, बैकड्रॉप पे लगे थे। ये पहले 5 साल मारे गए, दोबारा मारे गए, तिबारा मारे गए। 300 के करीब वो कार्यकर्ता थे। 300 मारे गए जी। बीजेपी धीमे धीमे वहां पे अपने स्टाइल में पिच तैयार कर रही थी। तो एक समय के बाद ये जो कार्यकर्ता थे, ये जो सपोर्टर्स थे, ये फिर कार्यकर्ता और सपोर्टर्स नहीं रहे, ये हिंदू हो गए कि इतने हिंदुओं को मारा गया। इसलिए वहां की जो सियासी बिसात थी वो पोलराइजेशन पर थी, ध्रुवीकरण पर थी। हिंदू मुस्लिम का चुनाव था। एंड नो डाउट, जैसे ममता बनर्जी ने सत्ता में आने के बाद जो 66 जातियां थीं पिछड़े वर्ग की, उसमें 75 जातियां मुसलमानों की भी और जोड़ दी रिजर्वेशन के लिए, जिसको शुभेंदु अधिकारी ने भी हाई कोर्ट के एक डिसीजन पर फिर आते ही कर दिया, उसको बराबर कर दिया, वैसे ही कर दिया। तो ये प्रूव्स हैं। दूसरा, इंडिया गठबंधन को अगर ले तो इंडिया गठबंधन का, मैं अपने आंसर पे आ रहा हूं, इंडिया गठबंधन का सत्यानाश करने में अगर किसी का हाथ है तो ममता बनर्जी का है। उन्होंने ही नीतीश कुमार को डिस्कार्ड किया, वो ही राहुल गांधी को अपने ऊपर नहीं लेना चाहती थी। लिहाजा जो इंडिया गठबंधन आपको दिखाई दे रहा था बंगाल में, खुद राहुल गांधी ने चुनाव के दौरान ये कह दिया कि अगर ममता बनर्जी ने ध्रुवीकरण और भ्रष्टाचार पर रोक लगाई होती तो बंगाल किसी और स्थिति में होता। यानी इंडिया गठबंधन ने भी जाके चॉप ऑफ कर दिया अपने ही गठबंधन को, और भ्रष्टाचार के अलावा ध्रुवीकरण का आरोप सिद्ध कर दिया ममता बनर्जी में। बाकी मैं आपको बता चुका हूं, जो मरे वो हिंदू हो गए। ठीक है, ये वहां से चला। अब बंगाल का चुनाव किसी बीजेपी के लिए उतना ही बड़ा चुनाव था जैसे 2014 में मोदी को फेस बनाना, गुजरात से लाना और तमाम मजबूरियों के बावजूद मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर फेस बनाना। अब आते हैं उत्तर प्रदेश। तो ये जो हैंगओवर है ना बंगाल का, ये कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम होगा उत्तर प्रदेश में। अरे अभी 2024 हुआ है, जिसमें किसी लल्लू सिंह ने बयान दिया, नारा चल रहा था आपकी बार 400 पार। लल्लू सिंह ने बयान दे दिया कि जैसे ही 400 पार करेंगे संविधान बदलेंगे। मरमरिंग हो गई कि संविधान बदलने का सीधा तौर पर मतलब हो गया कि आरक्षण खत्म। विपक्षियों की ये चाल कामयाब रही और 400 पार का ओवर कॉन्फिडेंस जो था, और लल्लू सिंह ने उसमें भेलपुड़ी में नहीं कहते भैया थोड़ी और तीखी करना, भैया थोड़ी और तीखी करना, उसमें और तीखी कर दी। तो यानी ये जो इस 400 पार वाली जो स्थिति थी, इसको डिफ्यूज करने में लल्लू सिंह का बड़ा योगदान है। 100% अयोध्या हार गए आप। हाँ बिल्कुल। और ठीक चुनाव के पहले अयोध्या का मंदिर, राम मंदिर का देवार्पण किया था नरेंद्र मोदी ने। बिल्कुल। यानी हम हिंदू मुस्लिम पे फिर लड़ने जा रहे थे कि हमने राम मंदिर दे दिया आपको। जी। देखिए, जब उत्तर प्रदेश, हम भाजपा की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में इसलिए महत्व बढ़ता है कि पहली बात तो ये उत्तर प्रदेश नहीं है, देश है। बिल्कुल। सत्ता का रास्ता दिल्ली का उत्तर प्रदेश से जाता है। भारतीय जनता पार्टी कौन? जनसंघ थी। कौन भारतीय जनता पार्टी? वो भारतीय जनता पार्टी जिसने बाबरी और राम मंदिर के विवाद में रथ निकाला आडवाणी की अगुवाई में। ओके, यहां से भारतीय जनता पार्टी उठी, कार सेवा हुई, मुलायम सिंह ने गोली चलाई, कल्याण सिंह के सामने में मस्जिद गिराई गई और भारतीय जनता पार्टी थंपिंग मेजॉरिटी से आ गई। वो जो मेजॉरिटी से आई उसने 13 दिन की सरकार दी अटल बिहारी की, 13 महीने की अटल बिहारी की सरकार दी और 5 साल की दी। उसके बाद बीजेपी आई, तब जब अखिलेश यादव के घर पे कलह मची हुई थी इलेक्शन ईयर में। जी। वहां से
इनका विकल्प बीजेपी चुनी गई। अब आइए 2024, तो आप अयोध्या हार चुके हैं, आप 63-64 पे खड़े थे, आप 32-33 पर आ गए, उसी उत्तर प्रदेश से जहां से बीजेपी का इंडक्शन है, वहां आप हार रहे हैं। तब जबकि योगी आदित्यनाथ भगवा वस्त्रधारी गोरक्षपीठ के महंत, वो वहां के सीएम है, जहां पे सरकार होती है संगठन वहां 20 गुना ज्यादा मजबूत होता है, लेकिन आप वहां चुनाव हारे। और वो चुनाव अगर आप जीत गए होते, यानी उतनी सीटें रिपीट कर दी होती आपने, तो यहां पे चंद्रबाबू नायडू की और इधर नीतीश कुमार की बैसाखी लगा के एनडीए की सरकार नहीं बनानी पड़ती आपको, आप फिर मोदी सरकार होते। तो अब आता हूं आपके मूल प्रश्न के मूल उत्तर पर एक लाइन में। उत्तर प्रदेश का चुनाव जातिगत होने जा रहा है, इसलिए होने जा रहा है। नहीं, एक मिनट मैं आपको रोकूंगा पहले। आज तो जो बंगाल का जो सेंटिमेंट बना है, हम यहाँ दिल्ली में जगह जगह यही बात सुनते हैं कि बंगाल का सेंटिमेंट, और बीजेपी के तमाम नेता कार्यकर्ता बड़े उत्साह में है कि अब तो बंगाल जीतने के बाद तो यूपी में माहौल और भी अच्छा हो गया है, तो ये अति उत्साह है उनका। 100% वो अलग चुनाव है, बंगाल अलग चुनाव है। बंगाल तो आप उतनी सीट, आप बंगाल में तो आप जो भी कर रहे थे गेन कर रहे थे, इस बार आप सत्ता में आए, लेकिन हिंदू मुस्लिम की सत्ता पे आए। यहां पे आपको जातिगत पे आना, वरना जातिगत का मसला नहीं होता तो बिहार चुनाव के पहले जो आपके एजेंडे में नहीं है, जो कांग्रेस का एजेंडा था जातिगत जनगणना, वो क्यों लागू की केंद्र सरकार ने? यूजीसी में ओबीसी को क्यों डाला, क्यों पूरे देश का विरोध लिया? आज सुप्रीम कोर्ट में है, एक अलग बात। इसलिए लिया कि बिहार के बाद आपका अगला पड़ाव, वो आपको मालूम था हिंदू मुस्लिम पे होगा, ये आपको मालूम है जातिगत पे हो, क्योंकि जातिगत पे ही तो आप हारे। अगर हिंदू मुस्लिम होता तो 2024 में मंदिर के सामने नहीं हो जाता, अयोध्या हारे होते आप। तो मनोज जी, आपका उस लिहाज से तो आपका कहना है कि आप ये कह रहे हैं कि 27 का चुनाव यूपी में जातिगत चुनाव होगा। 100%। तो जब जातिगत चुनाव हुआ, आंकड़े भी इस बात की तस्दीक करते हैं, बीजेपी को तो नुकसान झेलना पड़ा है। तो बीजेपी को क्या आपको लग रहा है कि बिल्कुल फायदे में बैठी है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश का चुनाव क्या उनको मक्खन में से गरम छुरी निकालने जैसा समझ रहे हैं क्या? अखिलेश यादव ने वहां पर जिम्बाब्वे वाली 175 रन की पारी खेली कपिल देव की तरह, जब 17 पर 5 थे। जी हाँ, बड़ा आपने रोचक घटना से जोड़ा है। अपने पिता धरती पुत्र मुलायम सिंह से ज्यादा सांसद लेके वो संसद में गए। बिल्कुल। और अवधेश की नगरी के सांसद अवधेश पासी को, वर्मा को जी बगल में बैठाल कर वो एम्बलम बना चुके हैं और ऐसे चिढ़ाते हैं कि ये है अयोध्या तुम्हारी। तो इसका फर्क है। उत्तर प्रदेश में अगर जातिगत चुनाव नहीं होना होता तो यूजीसी नहीं होता, जातिगत जनगणना नहीं होती, और चल रही है, शुरू हो गई है। और पंकज चौधरी जैसे कुर्मी नेता को प्रदेश का अध्यक्ष नहीं बनाया होता। यानी आपका यह मानना है कि बीजेपी के जो नीति निर्माता हैं, स्ट्रेटेजिस्ट हैं, जो चाणक्य हैं बीजेपी के, वो इस बात को समझ चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में 27 का चुनाव पूरी तरह से जातीय चुनाव होगा। बिल्कुल। कोई विकास, कहीं कोई मुद्दा नहीं होगा, विकास पर कभी चुनाव नहीं होता, कोई हिंदुत्व मुद्दा नहीं होगा, हिंदुत्व मुद्दा नहीं होगा, नहीं होगा, विकास कभी मुद्दा ही नहीं होता भाई। विकास कहाँ मुद्दे हुआ करते हैं। ठीक है, आपकी बात को मैं चाहूंगा आगे बढ़ाइए। जातीय आप बता रहे हैं। हाँ, कि जातीय चुनाव होने वाला है, इसलिए कुर्मी को अध्यक्ष बनाया गया। जी। जातीय चुनाव होने वाला है, इसलिए यूजीसी में जो पूरा विवाद था उसमें ओबीसी को जोड़ा गया। जातीय जनगणना हो रही है, यानी अखिलेश यादव के पीडीए को ये चुनौती देने की कोशिश हो रही है। इस तरह से अखिलेश यादव के पीडीए को चुनौती देने की कोशिश हो रही है? नहीं 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 नहीं, हाँ। अखिलेश यादव पीडीए की पिच पे बीजेपी को ले आए हैं। इसको ऐसे देखिए तो मनोज जी, ये तो अरे आप मंत्रिमंडल का, अरे तो ये तो 14 के बाद आप मंत्रिमंडल का विस्तार देखिए। हाँ। जो मंत्रिमंडल का विस्तार किया है उसमें क्या किया है? 3 पिछड़े शामिल किए हैं, दलित शामिल किए हैं, एक ब्राह्मण जो समाजवादी पार्टी से आया उसको कैबिनेट मिनिस्टर बना लिया। उसी हिसाब से तो किया है, उसी हिसाब से तो सब कुछ किया ही हुआ है। जितने संगठन, तमाम शहरों के जो संगठन बन रहे हैं, नए तरीके से रीस्ट्रक्चर हो रहे हैं, उसमें पद और नाम के आगे जात लिख के आ रही है। बीजेपी के ऑफिशियल हेड पर, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, ऑफिशियल मेल से, ये नाम, ये पद और ये जाति, ये जात।
और ये वो पार्टी कर रही है जो कहते हैं हम सामाजिक समरसता की बात अरे करते अब हैं। थोड़ा बंद कर दिया है, अब थोड़ा बंद कर दिया है, वरना अफसरों के जो तबादले हो रहे थे उनकी भी जात लिख के आ रही थी। क्या बात कर रहे हैं मनोज भाई? हाँ, क्या बात कर रहे हैं आप इस जात का? नहीं तो क्या? वजह थी ना, नहीं मुझे ये तो बड़ा उसकी वजह थी। हाँ, क्या क्या वजह थी? ये बहुत सारा मुद्दा भनभना रहा था पूरे उत्तर प्रदेश में कि भाई ठाकुर 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 ठाकुर, तो ये बताने लगे कि नहीं 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 ये। और जब आप कभी सफाई देने की स्थिति में आ जाते हैं, वैसे प्रूफ देना शुरू करते हैं कि नहीं 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 वैसे नहीं है, नहीं 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 वैसे नहीं है, इसका मतलब आपके थोड़े से शोल्डर डाउन है। तो ये चुनाव इस वजह से जातिगत होगा। आपका एक सवाल का एक अंश रह गया, एक हिस्सा रह गया कि मोदी जी तो वही कह रहे हैं कि नमाज नहीं पढ़ने देंगे सड़क पे। योगी जी माफ कीजिएगा, सॉरी। तो नमाज तो उत्तर प्रदेश में पढ़ी ही नहीं जा रही है सड़क पे, एक बात। तो फिर हमने ये बात क्यों कही? हमको बार बार कुरेदना है, हमको बार बार ये बताना है कि मुसलमान नमाज नहीं पढ़ेगा, बटोगे तो कटोगे। उर्दू कठमुल्लों की भाषा है, बाबरी मस्जिद अब इस देश में कभी नहीं बनेगी। योगी आदित्यनाथ का उपयोग किसी भी चुनाव में देख लीजिए, चाहे बिहार हो, बंगाल हो, जिधर भी चले जाइए, योगी आदित्यनाथ उन्हीं जगहों पर फिट किए जाते हैं बतौर स्टार कैंपेनर। और ये उनकी खूबी है, ये आलोचना नहीं है, ये उनकी खूबी है। वहां जाकर वो उन्हीं इलाकों में जाते हैं जहां पे मुस्लिम वोटर्स की संख्या बहुतायत में होती है, क्योंकि उनका इस्तेमाल ही वही है। वो योगी का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। अब आप कहते हैं कि अगर वो जातिगत कर रहे हैं तो योगी जी ऐसे जवाब क्यों देते हैं, ऐसे बयान क्यों देते हैं? तो मुझे याद आता है कि सौरव गांगुली कैप्टन होते थे, कुछ ज्यादा रन्स थे, ओपनिंग करने गए वीरेंद्र सहवाग और सौरव गांगुली। तो दोनों गए, स्ट्राइक पे खड़े हुए वीरेंद्र सहवाग। तो सौरव गांगुली ने कहा कि आराम से खेलना है, हम आराम से रन बनाएंगे। वीरेंद्र ने कहा हाँ दादा, और आई गेंद ठाक से उठा के मारा चौका। तो दादा ठोकता हुआ पिच फिर गया आगे। उसने कहा हाँ ठीक है, 4 रन आ गया, एवरेज ठीक हो गया, अभी तुम आराम से खेल लो। हाँ दादा, हाँ दादा। आया, उसने मुँह मार के फ्लिप मारा करके फिर चौका। तो दादा ने कहा 8 आ गया, एवरेज तो बहुत ही अच्छा हो गया, सब कुछ के अभी आराम से। ये करते करते 5 गेंदों में 5 चौके मारे, एक छक्का भी मारा वीरेंद्र सहवाग ने। आखिरी गेंद में सौरव गांगुली सहवाग के पास गए ही नहीं। उसने कहा ये सुनना ही नहीं है इसको, ये अपने मन से काम करेगा। वो गेंद वास्तव में छक्का मारने वाली थी, लेकिन वीरेंद्र सहवाग ने उसको ठुक करके रोक दिया। जानते हैं क्यों? ये कप्तान की बात का सम्मान था आखिरी गेंद पे। वही योगी आदित्यनाथ है। वो अपने स्टाइल में चौवे छक्के फील्ड पर मारेंगे, और कभी कभी जब आपको वो दिखाई दें कि शासन ने एक बजट दिया है अंबेडकर प्रतिमाओं के रंग रोगन का, उनके जीर्णोद्धार का, तो उसके लिए कई करोड़ रुपए निकाल के रखे गए हैं प्रति जिला, वो मान के चलिए कि वो उनका सम्मान है कि हम आपकी बात का भी सम्मान कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ आला कमान से अलग नहीं है, लेकिन योगी आदित्यनाथ हुए कैसे हैं? अपने स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। योगी आदित्यनाथ इज ए पीएम इन मेकिंग। चलिए इस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन उसने अपने आप को कैसे, अरे बड़े सारे हैं, शिवराज चौहान थे, पीएम की रेस में नाम आता था कि नहीं आता था, पर सॉफ्ट थे ना, अचानक बदल दिए गए, एडजस्ट हो गए जाके। इस पर भी आऊंगा मनोज भाई। तो वो योगी आदित्यनाथ का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। आप योगी से ऐसे बयान सुनते रहेंगे उत्तर प्रदेश में। तो अब मैं फिर उसी मूल सवाल पे हूं कि आपने कहा, और आपने अभी तर्क भी दिए कि किस तरह से ये पूरा जातीय चुनाव होने वाला है। आपने कहा कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व इस बात को समझता है जी, और क्या प्रदेश नेतृत्व भी इस बात को समझता है? सरकार में बैठे हुए लोग भी इस बात को समझते हैं? सवाल हो गया। हाँ, बढ़ो। हाँ, बढ़िए। प्रदेश नेतृत्व का मतलब आप पंकज चौधरी से करते हैं। सरकार भी, मैंने कहा योगी आदित्यनाथ। अब जब सरकार की बात कर रहे हैं तो पहले आप योगी आदित्यनाथ को एक तरफ रखिए, एक तरफ संगठन को रखिए, एक तरफ उनकी सरकार को रखिए, यही तो मतलब है।
तो पंकज चौधरी कौन? हाँ, गोरखपुर, महाराजगंज, ठीक है। ठीक है। योगी आदित्यनाथ से अंदर और कोई नहीं बताता, इन्हीं के सांसद विधायक मंत्री बताते हैं, हमेशा से यूं है। तो पंकज चौधरी बने, हालांकि बीएल वर्मा को बनना था बदायूं वाले, लेकिन बीएल वर्मा लोध है। कल्याण सिंह जी की जो फैमिली है, राजू भैया एंड कंपनी ने, उन्होंने विरोध कर दिया कि इन्हें कौन और लोध नेता बना रहे, तो हम किनारा करेंगे। तो पंकज चौधरी आए। क्यों? क्योंकि 7% यादव है उत्तर प्रदेश में, जो अखिलेश यादव के साथ है। मान लीजिए 1% का डिफ्लेक्शन, आधे % का डिफ्लेक्शन है, तो उन्हीं का लॉयल। कुर्मी कितना है? नेक्स्ट टू यादव 6%। ये कुर्मी, इसको जोड़ना है। जानते हैं क्यों? क्योंकि कुर्मी वोटर जो है ना, वो बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड है। नरेंद्र मोदी को बनारस में कुर्मी महिलाओं ने ना के बराबर वोट दिया है, और जीत का अंतर कितना कम आया हो। ये कैसे आप कह सकते हैं कि ना के बराबर वोट दिया मनोज जी? हाँ, कैसे ना के बराबर दिया है भाई। जैसे आपको मालूम पड़ता है ना कि इस बार ब्राह्मणों ने 89% दिया है, पिछली गवर्नमेंट ने 89 पॉइंट समथिंग % ब्राह्मणों ने वोट दिया है भारतीय जनता पार्टी को। तो जैसे ये मालूम पड़ता है, वैसे ही सीट से भी मालूम पड़ जाता है कि ना कितना, तो वैसे मालूम पड़ता है। तो कुर्मी छिटक कर भागने वाला है। तो ये अनुप्रिया पटेल, इनकी पार्टी कुर्मियों की पार्टी है। बस अब यहीं रुक जाते हैं। ठीक है। तो अनुप्रिया पटेल ने ही तो चिट्ठी लिख के दी कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी भर्तियां हो रही हैं, वहां आरक्षण का पालन नहीं हो रहा है। वहां आरक्षण का कोई पालन नहीं किया जा रहा। चिट्ठी किसकी थी? अनुप्रिया पटेल की। आशीष पटेल कौन है? बिल्कुल अनुप्रिया पटेल के पति है, बिल्कुल मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि मुझे तो जान का खतरा है। जो सूचना विभाग है वो मेरे खिलाफ खबरें प्लांट करा रहा है, मेरी हत्या करा सकता है। हाँ, ये बात कही थी अनुप्रिया पटेल कुर्मी, वही बात। तो अनुप्रिया पटेल, वो जवाब मैंने आपको दे दिया। अब अनुप्रिया पटेल का कुछ इलाज भी है पंकज चौधरी, कि अगर अनुप्रिया पटेल 19-20 छटकी या पतंग किसी तार में फंसी, तो हमारे पास लटाई में सद्दी होनी चाहिए कि उसको कितनी ढील दे सकते हो, तो वो पंकज चौधरी है। ये है वहां का कास्ट फैक्टर। आपको क्या लगता है केवल ब्राह्मणों ने बैठक की है उत्तर प्रदेश में? ब्राह्मणों से पहले ठाकुरों ने बैठक की थी। ब्राह्मणों से पहले कुर्मियों ने अयोध्या में बैठक की थी, जिसमें अनुप्रिया पटेल, स्वतंत्र देव सिंह दोनों थे। ब्राह्मणों के बाद धोबी समाज के विधायकों ने अपनी बैठक की है। लोध की बैठक लखनऊ के एक बहुत बड़े स्कूल, बहुत बड़ी चेन है, उसके ऑडिटोरियम में हुई है। इन सब ने बैठक की है, और हर आदमी ने कहा कि मतलब जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। हर आदमी ने कहा है। दोषी ब्राह्मण हो गए। चलिए उधर चले जाएंगे तो बात अलग चली जाएगी। नहीं, आऊंगा मैं भी ठाकुर ब्राह्मण अलग से आऊंगा। ना ठीक, इसीलिए मैं खुद कह रहा हूं। तो ये मसला है। इसलिए पंकज चौधरी तो एक थोड़ा सा 36 का आंकड़ा, थोड़ा संगठन अलग से चलेगा। 36 का आंकड़ा क्यों है मनोज भाई, ऐसे पंकज चौधरी और योगी जी के बीच में आपको लगता है? सर, दिल्ली और लखनऊ की एक सत्ता में एक फ्रिक्शन योगी वन गवर्नमेंट की आधी गवर्नमेंट के बाद से ही चल रहा है। वो वहां पर अपने लेवल के लोग बैठालना चाहते हैं, वरना कैसे हो सकता है कि एक बैठक में खुद डिप्टी सीएम केशव मौर्य को यह ट्वीट करना पड़े कि सरकार से संगठन बड़ा है। किसको बता रहे हो आप? नरेंद्र मोदी जी को बताना है तो आप बुके दे के, किताब दे के उनसे मिलके बता देते हैं आप। या नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह ये नहीं जानते कि संगठन सरकार से बड़ा है। अगर ये ट्वीट करना था तो ये नरेंद्र मोदी को करना चाहिए था ना, कि भैया देखो, जो संगठन को समझ नहीं रहा वो समझ ले कि सरकार, मैं छोटा हूं, संगठन बड़ा है। यही था। तो केशव मौर्य जी को ये क्यों कहना पड़ा? क्यों अभी मुक्तेश्वरानंद वाला झंझट जब हुआ तो क्यों डिप्टी सीएम केशव मौर्य कहते थे कि भगवान शंकराचार्य से मैं चरणबद्ध चरणों में पढ़ के उनके प्रार्थना करता हूं कि अपना अनशन तोड़े और माघ मेला का संगम स्नान करे।
2 नहीं 3 बार। क्यों डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक को यह कहना पड़ा कि बटुकों को शिखा से पकड़कर मारना अक्षम्य पाप है? और अक्षम्य पाप किसने किया? वहीं आ रहा हूं। क्यों बटुकों के चरण प्रक्षालन किए अपने ही घर में ब्रिजेश पाठक ने? उनका तो मुख्यमंत्री विधानसभा में कह रहा है कि हर व्यक्ति, हर भगवा वस्त्रधारी शंकराचार्य नहीं लिखेगा आपके सामने, और अगर नियम का पालन नहीं करेगा तो शासन प्रशासन बने ही इसलिए कि नियम का पालन कराएं। अब अगर यह भी नहीं समझ में आ रहा है किसी को कि ये फ्रिक्शन, इसे फ्रिक्शन कहते हैं, तो सर यही बात है कि हम इतने छोटे हैं कि अभी यहां से होंठ दबा दिए तो अभी भी दूध निकल आएगा बचपन में। तो इतने छोटे हैं हम। तो ये फ्रिक्शन है वहां पे, और ये फ्रिक्शन सोने की तस्तरी में चांदी के मुद्दों की तरह विपक्ष के लिए सजा रखा हुआ है। आपको क्या लगता है? तो एक बात बताइए मनोज भाई, ये फ्रिक्शन है और बिल्कुल जो आपने एक के बाद एक जो घटनाएं हुई वो साफ एक आम आदमी भी समझ जाएगा कि फ्रिक्शन है। तो केंद्र में बैठा हुआ नेतृत्व वो तो समझता है सब चीज़ों को, उनको भी, उनके भी ध्यान में सारी चीज़ें होंगी, और यूपी सबको जीतना है, तो उसको बैठा के पंचायत करके इन्होंने खत्म क्यों नहीं किया? लेकिन ये तो बढ़ती ही जा रही है। आप नहीं रुकिए मत, बोलिए ना। किसी चैनल में तो आप रहे ही होंगे उस समय, जी, मैं नाम नहीं लेना चाहता। आपको याद है एक बार नरेंद्र मोदी जी यूपी आए थे, उन्होंने आके योगी आदित्यनाथ जी के कंधे पे हाथ रखा जी, और एक फोटो सेशन कराया था। वो फोटो सेशन किस लिए था? एकदम पीछे से तस्वीर थी। किस लिए था फोटो सेशन? सब चंगा है, हमारे बीच कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत नहीं है तो आज तक उत्तर प्रदेश को स्थायी डीजीपी क्यों नहीं मिला? आज तक उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को मन का मुख्य सचिव क्यों नहीं मिला? क्या दिक्कत थी अगर वो अवनीश अवस्थी जैसे सीनियर आईएएस को उठाकर मुख्य सचिव बना रहे थे? आपने दुर्गा शंकर मिश्रा को रिटायरमेंट के लास्ट डे एक्सटेंशन देकर 4th मुख्य सचिव बना दिया उत्तर प्रदेश का। आप नहीं कर रहे हैं, आप भी तो कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बताया हुआ एक टिकट भी नहीं लेंगे। किसी दिन वीके सिंह का इंटरव्यू करके पूछ लीजिएगा कि आपके टिकट की पैरवी किसने की थी, बता देंगे योगी आदित्यनाथ ने की थी। नहीं मिला टिकट, एक टिकट नहीं मिला योगी आदित्यनाथ के मन का, एक टिकट नहीं मिला लोकसभा में। लोकसभा में नहीं मिला। कार्यकर्ता निकला है क्या घर से? पदाधिकारी निकले हैं क्या घर से? क्यों? दोनों एक दूसरे को दिखा रहे थे। वो कह रहे थे हमने निकलेंगे, जीत के दिखाओ। वो कह रहे थे ठीक है हम भी देख लेते हैं, दिखाते हैं। दशा किसकी खराब हुई? भारतीय जनता पार्टी। सर जब ये पॉलिटिक्स होती है ना, और जब पक्ष के अंदर विपक्ष बैठा होता है, एक विपक्ष है जो मालूम है कि दुश्मन है, मतलब राजनीतिक दुश्मन है, जब पक्ष के अंदर विपक्ष बैठा होता है तो एक कल्याण सिंह अटल बिहारी वाजपेयी से पंगा लेता है। जब पक्ष के अंदर विपक्ष बैठा होता है तो एक देश कहलाने वाले उत्तर प्रदेश में स्थायी डीजीपी नहीं होता है, मन का मुख्य सचिव नहीं होता। एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन दिया गया दुर्गा शंकर मिश्रा को। इस बीच अवनीश अवस्थी रिटायर हो गए, उनको भी एक्सटेंशन देने की फाइल भेजी कि भाई ठीक है उनका कर दिया, इनको भी एक्सटेंशन दे दिया। 3 बार लौटा दी गई ऊपर से। योगी आदित्यनाथ के वश में क्या था? वो किसी सरकारी पद पे उसको नहीं बैठाल सकते थे, मतलब किसी ऐसे मुख्य सचिव नहीं बैठाल, नहीं एक्सटेंशन, आप यू आर रिटायर्ड, तो मैं आपको सलाहकार बना सकता हूं। अपना बना लिया उन्होंने फाइल लौटाई, इन्होंने सलाहकार बना लिया। दोनों तरफ से देखिए चीजों को। वो उनको एक्सटेंशन देना नहीं चाहते, बोले नहीं दे रहे तो हम इसको सलाहकार बना लेंगे। फ्रिक्शन, हिसाब बराबर। ब्रिजेश पाठक, केशव मौर्य, नितिन अग्रवाल, अब तो सेंट्रल आ गए, वरना वो जितेंद्र प्रसाद, AK शर्मा, ऐसे में और नाम आपको गिना सकता हूं। ये सारे लोग कहां के हैं? इस बार सेंट्रल के कोटे से मिनिस्टर बनाए गए। ये सारे दोनों डिप्टी सीएम, सबको सेंट्रल ने विभाग बांटे हैं। पूछिए जाके कोई क्या काम कर पा रहा है? आपको 2 खबरें सबसे ज्यादा मिलती हैं। वार्ड बॉय कर रहा था ऑपरेशन,
जगह नहीं मिल रही है मरीजों को, भर्ती नहीं हो पा रहे, लाश के लिए कब लाश के लिए एम्बुलेंस मिली आती? एम्बुलेंस मरीज के लिए मिलती है। किसी के घर में कोई डेथ हो जाती है, एम्बुलेंस आती है क्या बॉडी के लिए? खबरें आती हैं। AK शर्मा, आप तो नोएडा रहते हो, शो केस है उत्तर प्रदेश का, बताओ लाइट की क्या हालचाल है? हाँ बिल्कुल, आजकल बहुत कट लग रहे हैं। अरे AK शर्मा साहब उत्तर प्रदेश के यूपी के ऊर्जा मंत्री, एनर्जी मिनिस्टर होता था, कोई रंगबाजी होती थी उसकी। वो AK शर्मा बाराबंकी के कैसी कैसी रंगबाजी होती थी मनोज भाई, जरा बताइए। अरे नरेश अग्रवाल रहे उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री। अरे हरदोई में 24 में 48 घंटे की बिजली। 24 खर्च करो, 24 जोड़ लो कल के लिए। बड़े बड़े लोग, उन्होंने भी बड़ा कुछ किया जब ऊर्जा मंत्री थे। हाँ, ऊर्जा मंत्री रहे ना। एक ट्रांसफार्मर वाला कोई किस्सा भी था शायद उनका, वो अवनीश अवस्थी के टाइम में एक ट्रांसफार्मर लॉबी थी। हाँ वो। अब नरेश अग्रवाल की बात छेड़ दी है तो वो हैं जो राम को रम कहते थे। और आज कहाँ बैठे हैं? भाजपा में बैठे हैं। भाजपा का धोबी घाट जब किसी को धोता है ना तो वो सर्वगुण संपन्न हो जाता है। चाहे वो हेमंत बिश्वा शर्मा हो, चाहे राम को रम कहने वाले नरेश, उनका बेटा तो आबकारी मंत्री बना हुआ है तो है। चलिए, वो एक अलग मुद्दा हो गया। तो AK शर्मा द एनर्जी मिनिस्टर ऑफ यूपी बाराबंकी के एक सब स्टेशन में पहुंचे। दर्शकों को ये बता दूं कि सब स्टेशन वो होता है जो कई इलाकों में एक साथ बिजली डिस्ट्रीब्यूट करता है। अच्छा, ठीक है। बिजली बनती है पावर हाउस में, बिजली डिस्ट्रीब्यूट होती है पावर ग्रिड से, फीडर के जरिए सब स्टेशन पर आती है। सब स्टेशन आपके शहर में बहुत सारे होते हैं जो अलग अलग इलाकों को पावर सप्लाई करते हैं। उस सब स्टेशन का मुआयना करने गए AK शर्मा। आपको मालूम है उस सब स्टेशन की लाइट नहीं आ रही थी। अच्छा, उसकी लाइट ही नहीं आ रही थी। उसके बाद अब वो जांचें कैसे? तो एक मोबाइल की टॉर्च चलाई गई। उस टॉर्च की रोशनी में वो रजिस्टर जांच रहे थे। द उत्तर प्रदेश के द एनर्जी मिनिस्टर मोबाइल की लाइट में रजिस्टर जांच रहे थे। और अभी सब स्टेशन में, सब स्टेशन में। अगर आज RK लक्ष्मण जिंदा होते, इससे बढ़िया कार्टून नहीं था आपके पास। क्या कार्टून है भाई साहब। कार्टून के इंग्रेडिएंट की बात कर रहा हूं। क्या कार्टून। ये सारे लोग मंत्री हैं। पूछिए, ट्रांसफर कर पाते हैं चपरासी का? क्यों? मंत्री तो बना दोगे, चलाएगा कौन? ब्यूरोक्रेट कहां से आएगा? वो तो मुख्यमंत्री बैठा लेगा ना। तो संजय भूसरेड्डी जैसे तमाम IAS बैठाल दिए गए। मंत्रियों की मेज पर फाइलों के गड्ढे, क्योंकि ये फाइलें उड़ेंगी तभी जब इसमें दस्तखत की चिड़िया बैठेगी और इसको उड़ा कर ले जाएगी। तो कुछ नहीं कर पाते हैं लोग, बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में बिजली की बात चल रही है। AK शर्मा जी के पास एक ही बयान है कि हम रिकॉर्ड सप्लाई कर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन रिकॉर्ड फॉल्ट हो रहा है। उनका बयान क्या है कि पावर में प्रॉब्लम नहीं है, फॉल्ट कहीं नहीं हो रहा है, अखिलेश यादव जिम्मेदार है। अखिलेश यादव से जुड़े हुए अफसर, इंजीनियर और कर्मचारी पावर सप्लाई नहीं होने दे रहे। वाह, खत्म हो गया खेल। इधर पंडित जवाहरलाल नेहरू को गाली दीजिए, सेंट्रल चलता रहेगा। उधर अखिलेश यादव को गाली दीजिए, प्रदेश चलता रहेगा। हो गया बात, खत्म हो गया। अखिलेश यादव तो आप किसी सब स्टेशन पे फोन ना मिलाएं, बेवजह मिला रहे हो आप, फोन मिला रहे हो, उसने फोन उठा के रख दिया, सुन ही नहीं रहा आपकी। आप सीधे समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पे फोन मिलाइए, बोले साहब हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही। कि आपकी गलती किसी ठीक करा दीजिए। गलती तो उनकी है ही है, तो उनको तो सुनना पड़ेगा। वो थोड़ी ना पूछेंगे कि हम क्या करें, उनको बताना पड़ेगा कि AK शर्मा जी ऐसा कह रहे हैं, AK शर्मा जी कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है। चलिए, ये है मसला। तो वो मंत्री आपने बैठा ले और ये काम नहीं कर पा रहे, ये उनका काम है। तो देखिए, अब इसको ऐसे समझते हैं कि आपने बताया कि बंगाल की तरह यूपी में कुछ नहीं होने वाला है जी। फिर आपने बताया कि किस तरह से यूपी का चुनाव पूरी तरह से जातीय है, इसके लिए दोनों तरफ से बिसात बिछ रही है, और अखिलेश यादव बीजेपी को अपनी पिच पर लेके आ गए हैं जी। फिर उसके बाद केंद्र और उत्तर प्रदेश, ये आमने सामने का टकराव, उसी में मंत्रियों का किस्सा आपने सुना है कि क्या स्थिति है। उसकी दूसरी वजह है जी।
उसकी वजह दूसरी है। क्या क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो होने जा नहीं रहे थे, मनोज सिन्हा होने जा रहे थे। अचानक योगी आदित्यनाथ, मैं ही एक न्यूज़ चैनल में उस समय एडिटर था, मेरे पास एक बहुत बड़े नेता का फोन आया, बहुत रिलायबल बट ठाकुर। अच्छा। ही कॉल्ड मी अप, उनका मनोज भैया 20 नाम चला रहे हो, कोई केशव मर रहा, कोई कुछ नहीं बनने जा रहे, योगी आदित्यनाथ महाराज मुख्यमंत्री होंगे। अब मुझे लगा कि यार मैं कैसे चलाऊं ये खबर एक जगह से करो। इसके बाद मेरे पास 2 ब्यूरोक्रेट्स के फोन आए दिल्ली से। जब उन दोनों ने मुझसे कहा, मैंने तुरंत खबर चला दी और कोई चैनल नहीं चला पाया इस खबर को। उस 2 घंटे में जो हम लीड कर रहे थे, ताबड़तोड़ उत्तर प्रदेश के कसाई बाड़े बंद होने लगे, बूचड़ खाने, स्लॉटर हाउस बंद होने लगे। पूरे प्रदेश के हर पुलिस स्टेशन में ऑपरेशन मजनू शुरू हो गया। कोई लड़की से छेड़छाड़ करेगा, कॉलेज के बाहर भीड़ लगाएगा, चेन खींचेगा, ये सब उठाक बंद करो, शुरू हो गया। ये योगी आदित्यनाथ के आने भर की खबर से था, अभी कंफर्म नहीं हुई थी, अभी खबर चल रही थी, अभी सिर्फ खबर। अब योगी आदित्यनाथ आ गए। हाँ। आप समझ रहे हैं, जिसके आने की खबर पर केवल मैं 20 और नाम चला रहा था, पर ये हो रहा हो, तो जब वो आ जाएगा तो क्या होगा? हाँ। तो जब वो आया तो सबसे पहले उसने किसानों का कर्ज माफ किया। हाँ। पहली घोषणा यही की उस आदमी ने, और माफ कर दिया। इसके बाद माफियाओं की बनी लिस्ट, गैंगस्टर में हुआ चेंज जी। कि अब अगर कोई रोहित सावल, कोई मनोज राजन त्रिपाठी डॉन हैं, तो सिर्फ गैंगस्टर इन पर नहीं लगेगा, इनके यहाँ जो खाना बनाने वाला आता है उसको भी लगेगा, इनके ड्राइवर पे भी लगेगा, और देखा जाएगा कि ऐसा तो नहीं इनकी सोसाइटी का गार्ड भी उसमें शामिल है, और सबके बैंक अकाउंट सीज होंगे और सबकी संपत्ति सीज होगी। गैंगस्टर को इस तरीके से चेंज कर दिया। उससे मरमरिंग शुरू हुई, बुलडोजर, संपत्तियां बुलडोज होना शुरू हो गई। हाँ बिल्कुल। ये बात, ये अलग बहस है कि उस लिस्ट में 70% नाम मुसलमानों के थे। हाँ। ठीक है, वो योगी आदित्यनाथ का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, ये कहा जा सकता है, या ये कहा जा सकता है कि पिछली सरकारों में शायद मुस्लिम माफिया ज्यादा थे जिन्होंने आगे बढ़ के गुंडई की ले आना। इस पर बहस में नहीं जाते, वो होने लगे। मुख्यमंत्री धीमे धीमे चीजों को अपने हिसाब से लेने लगे और यहां से शिकायतें ऊपर जाने लगी, भैया देखो हमारा काम नहीं हो रहा। इसी बीच श्री A.K. शर्मा, द एनर्जी मिनिस्टर ऑफ टुडे, ये दिल्ली से भेजे गए, ब्लू आइड बॉय ऑफ नरेंद्र मोदी, गुजरात कैडर IAS, जिन्होंने अरसे तक काम किया। कहा गया कि इनको गृह विभाग देना और मंत्री बनाना है। सिंपली डिनायल। वहां से शुरू होती है योगी आदित्यनाथ को हर 6 महीने उत्तर प्रदेश से हटाने की चर्चा। हर 6 महीने में। ठीक है, नहीं किया उन्होंने। बस इसी घटना के कुछ दिन बाद 50 से 100 बीजेपी के विधायक ही विधानसभा में अपनी ही सरकार के खिलाफ बेल पे उतर गए। हरीश द्विवेदी जैसा सांसद अपने ही DM कमिश्नर के खिलाफ बैठ गया। मैं नाम भूल रहा हूं, सोनभद्र के, खरवार नाम था उनका, उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ शिकायत कर दी। झंझट शुरू हो गए, झंझट शुरू हो गए। अब तक तो बाबा बुलडोजर बन चुके थे वो, और देश में चर्चा शुरू हो गई थी कि मोदी के बाद कौन, तो योगी। अब सर एक नेचुरल चॉइस किसी नरेंद्र मोदी की, मान लीजिए, हालांकि कर्ता संगठन है वो एक अलग बात है, आप प्रधानमंत्री से भी पूछेंगे तो भी कहेंगे मैं कार्यकर्ता हूं, कर्ता संगठन है, लेकिन नेचुरल चॉइस कौन है? आपको संसद में चाहे 370 का मसला हो, चाहे महिला आरक्षण का मसला हो, चाहे डिलिमिटेशन का मसला हो, ये जितने बड़े मसले किए हैं देश की सरकार ने जी, फेस कौन था? अमित शाह। बिल्कुल। व्हाट इट मीन्स कि वो ही नेक्स्ट PM के चेहरे हैं। लेकिन ये बंदा इमर्ज कर गया। अब मैं रोहित भाई पैन इंडिया, कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से बंगाल तक अपने स्टोरी टेलिंग के शो करता हूं। जानते हैं, आपको बड़ा सर्वे वाली बात बता रहा हूं, इसको किसी चाणक्य का सर्वे मान लीजिएगा। हर जगह का आयोजक मुझसे ये कहता है कि आपके 2 घंटे में हम 20 मिनट का एक Q&A रखेंगे, क्वेश्चन आंसर। हम योगी आदित्यनाथ पर बात करना चाहते हैं आपसे।
अब योगी आदित्यनाथ का तमिलनाडु में क्या लेना देना? अच्छा, तमिलनाडु में भी यही सवाल। योगी आदित्यनाथ का श्रीनगर में क्या लेना देना है? और बताऊं आपको, दुबई, क्या मतलब है योगी आदित्यनाथ का? वहां क्यों आदमी योगी आदित्य, यानी ही इज द टॉक ऑफ द टाउन, टॉक ऑफ द नेशन। और उस आदमी ने अपनी छवि खुद बनाई है, वो कहीं से होकर नहीं आया है, वो खुद का तेंदुलकर है, उसने खुद से बैटिंग शुरू की है, इसलिए वो पीएम फेस है। ये खलन है, इस खलन में ये डिफ्लेक्शन है, इस डिफ्लेक्शन में ये कलह है, इस कलह में कोई पंकज चौधरी है, इस कलह में कोई तश्तरी सजी है, इस कलह में 2024 का नुकसान है, इस कलह में अयोध्या हारना है, इस कलह में अखिलेश यादव का पीडीए है, इस कलह में सोने की वो तश्तरी है जिसमें ये कलह मुद्दा बन के सामने खड़ी है। ठीक है, तो अब आपने कहा कि 27 का चुनाव सीधे तौर पर जो दिख रहा है पिच, हिंदुत्व की पिच नहीं, जातीय पिच। और एक बड़ा विवाद उत्तर प्रदेश में अक्सर, हालांकि पहले हमने बात की इस पर, लेकिन थोड़ी सी बात हुई, ठाकुर ब्राह्मण विवाद। क्या अब ये सुलझ गया है? 200% ठाकुरवादी सरकार का पूरा लेवल है उत्तर प्रदेश सरकार, ठाकुरवादी सरकार। तो ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण यूपी में है। छोटी सी बात बताऊं आपको। हाँ बताइए। सुल्तानपुर में एक चोरी हुई, हाँ। ज्वेलर्स के यहां, और एक बहुत बड़े पुलिस अधिकारी ने एक दूसरे को कहा, उन्होंने कहा 1 लाख का यादव गिरा दिया हूं। यादव गिराएंगे? अपराधी अपराधी है। अगर अतीक अपराधी है, मुसलमान नहीं है, तो फिर विकास दुबे भी हिंदू नहीं है, अपराधी है। अपराधी मारा जा रहा है। उस यादव का इतना प्रोपोगेंडा हुआ कि जो दूसरा गिराया गया वो ठाकुर था। कंपटीशन समझिए, लेवल समझिए। उत्तर प्रदेश के विधायक, मंत्री, पदाधिकारी, बड़े पदाधिकारी, दिल्ली से आने वाले लोग, सांसद, ये खुद कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में ठाकुरवाद है। ठाकुरवाद है ये कहते हैं। ठाकुरों की जो बैठक हुई ब्राह्मणों की तर्ज पर, उसमें 2 बातें आई। एक बात कि योगी आदित्यनाथ पर ठाकुरवाद का जो दबाव है, वो दबाव आला कमान के जरिए डाला जा रहा है। दूसरा कि वीके सिंह को टिकट नहीं दिया जा रहा है। ये उस ठाकुरों की बैठक का वो मसला था, ठीक, जो लखनऊ में हुई थी। जो लखनऊ में हुई थी। पहली बैठक तो वही हुई थी। तो आपके चैनल बैठा हूं, इसलिए होटल और स्कूलों के नाम नहीं ले रहा हूं, वरना ब्रांडिंग हो जाएगी किसी की, बस इतनी सी बात है। वरना एक एक जगह बता दूंगा, तो है वहां पे। अच्छा, उस बैठक में ये चर्चा हुई? उस बैठक में ये 2 पॉइंट्स थे। हाँ। कि ठाकुरवाद का लेबल लगाया जा रहा है सरकार पे। मैं आपको सच बताऊं, किसी की किसी से बात होती ना कि भैया फला आदमी है, इसके संग ऐसा ऐसा हो गया है, भैया कौन है? बोले यादव है। बोले रहने दो भैया, रहने दो भैया। 20 नंबर राइटिंग के अलग से है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मेरा नाम मनोज राजन त्रिपाठी है। मैं कानपुर की पैदाइश का व्यक्ति हूं, जिसने लखनऊ में आकर जाना कि हिंदू और मुस्लिम क्या होता है, फिर जब हिंदुओं में जाना तो जाना दलित, पिछड़ा और अगड़ा क्या होता है, और जब अगड़े में जाना तो जब आगे बढ़ता चला गया तो त्रिपाठी तक पहुंचा हूं, और त्रिपाठी में जाना कि कानकुब्ज का त्रिपाठी छोटा होता है, सरयू पार का त्रिपाठी बड़ा होता है। ये अंत ही नहीं है इसका, कहीं इसका अंत ही नहीं। हाँ, तो इसका तो अंत नहीं है। तो ये है, तो ये नुकसान नहीं देगा इनको 27 में? तो कुर्मी क्यों छिटक रहा है? लोध को क्यों संभालना पड़ रहा है? भाई एंटी इनकम्बेंसी नाम की भी कोई चीज होती है। आपका मंत्री अगर काम नहीं करेगा, नहीं, टिकट काट के दिखाइए ना, टिकट काटिए ना मंत्री के। तो आप कह रहे हैं कि क्या आपको लगता है ब्रिजेश पाठक को डिप्टी सीएम बना देते ब्राह्मणों की सारी समस्या खत्म हो गई? या मनोज पांडे को कैबिनेट मिनिस्टर बता दें? मैसेजिंग तो यही थी ना, मैसेज देने की कोशिश तो यही थी। मैसेज तो यही है ना कि मनोज पांडे को बनाया गया। अब मनोज पांडे का गोत्र चेक किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में। अच्छा, गोत्र का मतलब कि वो सपा से आए हैं। अब भाई ऐसे तो बीएसपी से ब्रिजेश पाठक भी आए हैं, और जितिन प्रसाद कांग्रेस से आए। क्या करेंगे आप? यानी भाजपा कोई ब्राह्मण नेता ही नहीं पैदा कर पाई अपने अंदर। एक दिनेश शर्मा थे, वो बेचारे
किसी तरीके से एक जोड़ जुगाड़ की कुर्सी रखे हुए हाँ, थे। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उनका दखल उतना नहीं रहा। वो खत्म हो गए, किनारे कर दिया उनको। यानी आप तो बड़ी दिलचस्प बात कह रहे हैं कि एक तो ठाकुर ब्राह्मण, और पार्टी के भीतर भी अगर आप ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण में भी आप सपा से आए हैं, हाँ, बीएसपी से आए हैं, कांग्रेस से आए हैं। सर ऐसा है, यानी बीजेपी के पास अपना ऑर्गेनिक ब्राह्मण नेता भी नहीं, आप ये कह रहे हैं यूपी में। सर एक लाइन में जब पक्ष के अंदर विपक्ष होता है तो ये सारे मुद्दे उठते हैं। विपक्ष तो है ही आप पर निशाना साधने के लिए, वो सामने से निशाना साध रहा होता है, पक्ष अंदर से निशाना साध रहा होता है। वहां पे आपको मुझे बताइए कि डॉग, स्ट्रीट डॉग ज्यादा खतरनाक है या दीमक ज्यादा खतरनाक है? दीमक आपको दिखेगी नहीं, कुत्ता तो फिर भी दिख जाएगा, आप नगर निगम को फोन कर देंगे। तो ये तो बड़ी बात आप कह रहे हैं कि दीमक लग चुकी है अंदर है। कलह की दीमक तो हमेशा, क्या कलह की दीमक अखिलेश यादव के परिवार में नहीं लगी थी क्या? वहां भी तो कलह की 17 में हमने पूरा देखा। क्या काशीराम की बसपा और मायावती की बसपा, उसमें दीमक नहीं लगी थी क्या? मायावती ने उसी का तो पेस्ट कंट्रोल कराया था और सारी काशीराम के सारे आदमी को हटा के अपनी नई बसपा बनाई उसने। हर जगह कांग्रेस में भी यही है। आज कांग्रेस ने कह दिया है ना कि बसपा को 2009 में हमने अपने साथ लेकर गलती कर दी थी। बिल्कुल, इस पर मैं आऊंगा, कांग्रेस बसपा पर। अब मैं आगे बढ़ता हूं। ब्राह्मण ठाकुर की बात आपने कर दी। अब ये बताइए कि देखिए 2014 से मैं लगातार यूपी कवर कर रहा हूं, उससे पहले से, लेकिन 2014 में जब मैंने देखा, जब अमित शाह यूपी में आए जी, फिर 17 का चुनाव हुआ, तो उन्होंने क्या किया, अभी समय है नहीं, ठीक है। तो जब ये चुनाव हुआ तो उनको लगा कि बीजेपी का एक अपना वोट बैंक है, लेकिन जातीय इक्वेशन सेट करनी है तो ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, इन लोगों से बात हुई, साथ भी आए। हालांकि राजभर बीच में नहीं आए, लेकिन बाकी लोग तो साथ आए और उसका फायदा भी बीजेपी को मिला। देखिए, अगर अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपने आप अलग चुनाव लड़े तो हो सकता है वो नहीं जीत पाए, हो सकता है 2 सीट जीते, लेकिन इतना जरूर है 2 सीट जीते, बीजेपी को वो 8 सीट 10 सीट हरा देगी, तो दोनों को फायदा हुआ, विन विन सिचुएशन। तो ऐसा क्या हो गया कि 27 के चुनाव में अगर पीडीए की पिच पर भारतीय जनता पार्टी आ गई है और बीजेपी के पास ऐसे जातीय सिंबल्स हैं, अनुप्रिया पटेल कुर्मियों की नेता, ओम प्रकाश राजभर राजभरों के नेता, संजय निषाद निषादों के नेता, ये सब लोग हैं, तो क्या ये भी अब किसी काम के नहीं रहे क्या? ये एसेट कम है, लायबिलिटी ज्यादा है, तीनों। जी। रमाकांत खलप का नाम सुना है आपने? इकलौते सांसद थे अपनी पार्टी के, पर सरकार में मंत्री रहते थे, वो भी कैबिनेट लेवल के। कभी प्रमोद महाजन का एक वीडियो निकलेगा, वो आपको समझ में आ जाएगा रमाकांत खलप किसे कहते हैं। ये अभी तक अनुप्रिया पटेल तो बिल्कुल इंटैक्ट चल रही हैं, लेकिन अनुप्रिया पटेल का उत्तर प्रदेश की सरकार पर यह आरोप लगाना चिट्ठी लिखकर कि नौकरियों में आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, उनके पति का आरोप लगाना कि हत्या की जा सकती है और मेरे खिलाफ करोड़ों रुपया केवल मेरे दुष्प्रचार के लिए खर्च किया जा रहा है, तो ये अनुप्रिया पटेल मॉडल हो गया। इनको कुछ ना कुछ सीटें चाहिए, पद चाहिए। ओम प्रकाश राजभर की आप बात करेंगे तो ओम प्रकाश राजभर, मतलब आपको नहीं लगता कि वो नेशनल क्रिकेट नहीं खेलते, आईपीएल खेलते हैं? मतलब वहां धोनी और विराट एक साथ खेल रहे हैं, यहां धोनी अलग खेल रहे हैं, विराट अलग खेल रहे हैं, तो ये आईपीएल खेलते हैं। ये कभी अखिलेश यादव के साथ जुड़ जाते हैं क्योंकि वहां पे इनको ज्यादा बेहतर लगता है, फिर कभी भाजपा में लौट जाते हैं। निषाद भी समाजवादी पार्टी से उनका बेटा गोरखपुर लड़ा था, तो याद ही है आपको। तो ये लोग एक कॉन्शियस, मतलब कॉशनफुल लायबिलिटी है। जातिगत समीकरण में इनका महत्व बढ़ता है। इस चुनाव में ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, इनका महत्व बढ़ता है। पंकज चौधरी है ही, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, इनका महत्व बढ़ता है। मैं थोड़ा सा हल्का सा बता दूं कि अखिलेश यादव के 2024 के टिकट आप अगर देख लीजिए तो अखिलेश यादव या भारतीय समाजवादी पार्टी टिकट बांटती कैसे थी? पहले तो मैनपुरी से लेके, इटावा से लेके, बदायूं से लेके, फिरोजाबाद लेते हुए, सिकोहाबाद होते हुए, सब परिवार। हाँ बिल्कुल। फिर उसके बाद यादव, हाँ, और फिर मुस्लिम, ऐसे होता था ना। हाँ बिल्कुल, यही अब की बताइए,
2024 बताइए। सही कह रहे हैं। ठीक, बिल्कुल। उन्होंने कहा है, और मुझे याद है मनोज जी, जब 24 में जब टिकट आ रहे थे सपा के, तो जब लिस्ट आती थी तो मैं बड़ी चर्चा सुनता था। इवन कई बार हम लोगों ने भी कहा, अरे ये किसको दे दिया टिकट, अरे ये कौन है, ट्रेंड बदल दिया ना। हाँ, अरे ये क्या कर दिया, उसने ट्रेंड बदल और दिया। एक मुझे आज भी याद है 24 के चुनाव के दौरान जब हम न्यूज रूम में बैठते थे या कई दिल्ली में कई पत्रकारों से चर्चा होती थी, तो सब कहते थे यार अखिलेश ने इस पर टिकट वितरण ठीक नहीं किया। लेकिन जैसे जैसे चुनाव उठा, जब हम लोगों ने भी, जब मैं खुद लगा कि अखिलेश ने ही जब टिकट मैं ग्राउंड वितरण पर सही गया किया। तो मैं हैरान हो गया देखकर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार तरीके से टिकट बांटे। तो उस हिसाब से ये चुनाव किसी ओम प्रकाश राजभर, किसी संजय निषाद, किसी अनुप्रिया पटेल के लिए लाभ का चुनाव है, क्योंकि कम से कम राजभर कम्युनिटी, निषाद कम्युनिटी और कुर्मी, पंकज चौधरी है, मैं फिर बार बार दोहराता हूं, पंकज चौधरी है, कुर्मी वोटर इस चुनाव में बहुत डिसाइसिव होने जा रहा है, मैं आपको पहले बता दूं। और कहाँ जाएगा इसका कोई पता नहीं, कहां जाएगा इसका अभी खुद कुर्मी नहीं जानता इनका। और अनुप्रिया पटेल की पार्टी इसकी गारंटी नहीं दे सकती कि कुर्मी साथ आएगा इनके। अब वो अपना मिर्जापुर सोनभद्र वाली जो बेल्ट है वहां पे जो कुछ जो संभाल ले, लेकिन कुर्मी कहां जाएगा इस बात की कोई रिटर्न गारंटी नहीं देगा आपको। हालांकि पॉलिटिक्स में कोई रिटर्न गारंटी देता भी नहीं, लेकिन हाँ एक समझ, बेसिक एक समझ की बात है। तो इन सब को संभाल कर रखना बहुत जरूरी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। इस बार इनकी मान मुनव्वल, कहते नहीं वो दूल्हा जब कलावा में बैठता है, हाँ। तो रात में जयमाल एमाल सब ठीक कर रहा होता है, कायदे से खाना भी खा रहा होता है, नई नवेली दुल्हन को रसगुल्ला भी डिनर में करा रहा होता है, लेकिन जब कलावा में बैठता है तो मौसी और दादी और बुआ सब उसको दही पेड़ा खिला रही होती हैं, वो बस मुंह ऐसे उड़ाता है। जानते हैं क्यों? वो फूफा जो किनारे बैठा होता ना, वो उससे कहता जब तक घड़ी ना मिली है चिमटी की तब तक खाओ ना तुम। समझ रहे हैं? तो वो दूल्हा वहां से मना करता है खाने पे। वो स्थिति आपकी इन लोगों की है। इस बार इनका कलावा है। इस बार बहुत भाजपा कोशिश करेगी कि थोड़ा पेड़ा खिला के, थोड़ा सा दही शक्कर खिला के उसको करी, लेकिन इस बार उसको मालूम है कि जातिगत चुनाव है, तो महत्वाकांक्षा का जो फूफा है वो उसको इस बार कहेगा। लेकिन देखिए बड़ी दिलचस्प बात है कि ये जो पार्टियां जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, कुछ एक दो पार्टीज को छोड़ देते हैं, लेकिन वहाँ तो टिकट बीजेपी ही बांटती है, सिंबल उनका होगा, आदमी बीजेपी का होगा। ये ओम प्रकाश राजभर के साथ किया गया, संजय निषाद के साथ भी हुआ, एक दो सीटों पे हुआ, लेकिन राजभर के साथ शायद 5 सीटों पे हुआ। तो कि 5 सीटों में अनुप्रिया पटेल के साथ भी हुआ, कैंडिडेट उनका था जी, और सिंबल उसका। हाँ, अपना दल से लड़वा दिया। अयोध्या की सीट थी पिछले चुनाव में विधानसभा में। इसमें दोनों ये डुअल पॉलिसी है। कि सर प्रीमियम आपका दिखाई देगा 10 लाख का, लेकिन जैसे ही आप पहला एडमिशन लेंगे या पहला एडमिशन लेने की कोशिश करेंगे तो ये 20 लाख रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, इसको देखते हुए इसको कुछ ऐसे ही समझिए। सवाल क्या था आपका? मेरा कहने का मतलब कि इस बार बीजेपी, मैं ये कह रहा था नहीं, मैं आगे टिकट इनके बीजेपी फिक्स करती है, तो क्या बीजेपी की इस बार ये मनमानी नहीं चलेगी? मनमानी की बात नहीं है। आपको कैसा लगता है? मैं पॉलिसी इसीलिए बता रहा था, ये मनमानी नहीं है सर। इसमें मनोज राजन और रोहित सावल, ये 2 लोग भले ही राजभर की पार्टी के हैं, लेकिन जब भाजपा के सिंबल से जुड़ते हैं ना, तो विप भाजपा के का लागू होता है, राजभर का लागू नहीं होगा। और जब वो देखेंगे कि भाजपा की सत्ता है, तो ये तो ऐसे ही महाराष्ट्र से लेके न जाने कहां कहां तोड़ लेते हैं बिना विप के, तो यहां तो हम उन्हीं के होंगे। आप समझ गए मेरी बात? ये कार्यक्रम सिर्फ भाजपा में ही नहीं चलता है, ये तो सपा में भी चलता है। जैसे कांग्रेस का सिंबल होता है, सपा के लोग चुनाव हाँ, पिछले चुनाव में बताई ना, रामपुर से नवाब परिवार से अगर बीजेपी को टिकट देना था तो अपना दल के टिकट से नवाब खानदान के, अरे आप सीधे तौर पे बात, उनको टिकट दे दिया। आप सीधे तौर पे, वो बैठते हैं खूब डिबेट्स पे। अनुराग भदौरिया लखनऊ से चुनाव लड़े थे, सिंबल कांग्रेस का था। ठीक है, तो ये तरीका चुनाव लड़ाने का रहता है, और इसको कर देने में कहीं कोई दिक्कत भी नहीं है। उनकी जाति, उससे ये उस जाति का चुंबक है जिससे उनका वोट जाया ना हो।
तो वो प्रत्याशी उनका खड़ा कर देते हैं, सिंबल अपना दे देते हैं। आगे भविष्य में 19-20 की कमी हो जाए तो गारंटी अलग से हो जाती है। ठीक है, हमने मतलब यूपी को, मुझे लगता है मनोज भाई, आज की इस बातचीत से हमारे जितने व्यूअर्स हैं और खासतौर पे जो युवा हैं, उनको इतना तो समझ जरूर आएगा कि यूपी का चुनाव किस तरफ जा रहा है। और एक बड़ी दिलचस्प बात जो आपने कही कि अभी तक जो लोग कह रहे थे कि एक तरफा चुनाव अभी लग रहा है बंगाल के बाद, तो वैसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं है, सीधा आपका ये कहना है। आप बंगाल के चुनाव से उत्तर प्रदेश का चुनाव नापेंगे तो आपको लगेगा हमारा फाइनल जो है वो युगांडा से है, वर्ल्ड कप का। हाँ, ठीक, आपको लगेगा युगांडा से है। लेकिन यूपी को 2024 से जैसे ही आप नापेंगे, आप समझ जाएंगे नहीं साहब, इस बार का चुनाव जो लोकसभा में स्थिति थी, हमारा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से है, वो भी स्टीव वॉग वाली ऑस्ट्रेलिया से है। वाघ बंधु स्टीव वॉग वाली, उस वाली ऑस्ट्रेलिया से हमारा वो मुकाबला है। क्योंकि जातिगत मुकाबला, देखिए, जब तक मूंगफली बंद है ये हिंदुत्व है। जैसे इसको आप तोड़ते हैं, इसमें 3 दाने निकलते हैं, एक अगड़ा, एक पिछड़ा, एक दलित। अब दलित के लिए मायावती को हल्का हल्का सक्रिय किया जा रहा है। अच्छा, अब मनोज, ये बड़ी दिलचस्प बात, इस पूरी डिस्कशन को अब मैं वाइंड अप भी करूंगा। हाँ। क्योंकि आपको एक बड़े कार्यक्रम में जाना है। नहीं बोलिए नहीं, आपको जाना है, मुझे पता है। और लेकिन ये बताइए कि मायावती और कांग्रेस पर भी बात हो जाए, ताकि हम इस पूरी चर्चा को पूरी तरीके से कंक्लूड करें। मायावती की रिलेवेंस इस 2027 के इलेक्शन में क्या देखते हैं आप? कितनी प्रासंगिक है? क्या दहाई का आंकड़ा देख रहे हैं कहीं? देखिए, मायावती को जिस तरीके से सक्रिय किया जा रहा है, देखिए, मेरे को किसी चीज कहने में कोई गुरेज नहीं रहता। हाँ। मायावती का रिमोट भारतीय जनता पार्टी के पास है। अच्छा, ठीक। हाँ। उसने उसको स्टैंड बाई मोड पर डाल दिया, वो स्टैंड बाई मोड पर आ गई, राजनीतिक भाषा में हाशिए पर चली गई, खुद को किनारे कर लिया। और मायावती के रहते हुए ये हाथी अंडा भी दे चुका है एक बार। ठीक है। अब मायावती अचानक सक्रिय होना शुरू हो गई। आप गौर करिए, बैठकें शुरू हो गई, अरे 2 रैली हो चुकी, 2 रैलियां हो गई, 2 रैलियां हो चुकी। यानी मायावती इस बार उठकर फिर सामने आने वाली है। तो क्यों सामने आएंगी? ताकि पीडीए का वोट अगर कहीं उधर जा रहा हो तो कम से कम उसकी जगह मायावती के पास आए, खासकर दलित। तो मायावती की 10 नहीं 20 सीटें आ जाएंगी तो लाभ किसका होगा? बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में बहुत सारी सरकारें ऐसी रही जिसमें मुलायम सिंह और मायावती ने बाहर से समर्थन दिया है, सरकार में नहीं शामिल हुए हैं। इतिहास है, सेंट्रल में भी ऐसे ही किया है। यूपीए गवर्नमेंट में मुलायम सिंह और मायावती शामिल नहीं थे, लेकिन समर्थन तो दिए थे जी। ठीक है। तो इन स्थितियों से किसी चीज को बचाने के लिए यह भी वैसे ही इंतजाम है जैसे राजभर, अनुप्रिया और संजय निषाद। तो ये भी उसी लिस्ट, ये भी एक इंतजाम है। अब जिस तरीके से वो आनंद को कभी आगे करती हैं, कभी पीछे करती, तो आनंद की स्थिति कुमार गौरव जैसी हो गई है। कैसे? मतलब लव स्टोरी फिल्म आई, हाँ। मतलब वो सुपर डुपर हिट हो गई, पूरे देश में हर आदमी गा रहा है तेरी याद आ रही है, तेरी याद आ रही है। हाँ। कुमार गौरव देखते देखते लड़कों के आइकॉन हो गए और लड़कियों के क्रश हो गए। लेकिन दूसरी फिल्म चली ही नहीं। उनका करियर को रिवैम्प करने के लिए, उठाने के लिए महेश भट्ट ने एक फिल्म बनाई, राजेंद्र कुमार ने ही बनाई, उसमें बेसिकली पैसा लगाया, उनके लिए एक फिल्म बनाई नाम। लेकिन उसमें लिया संजय दत्त को भी। वो संजय दत्त के खाते में चली गई पूरी पिक्चर, संजय दत्त का करियर वहां से उठ गया। तो आकाश आनंद की स्थिति कुमार गौरव जैसी हो गई है। जैसे ही वो आता है उसका ग्रज दिखता है, उसके तेवर दिखाई देते हैं, बढ़िया बोलता है, यंग लड़का है, यंग जनरेशन जो है उसको अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन मायावती कहती है आज के बाद ये कुछ नहीं है। तो चला जाता है पीछे। फिर वो ट्विटर पे माफी भी मांगता है कि हमने माफी मांगते हैं बहन जी से, जो गलती हो गई वो माफ कर दिए। फिर मायावती ले आती है। तो जब आप किसी को लाते आते रहते हैं, तो सुनील वॉल्सन एक हुआ करते थे बॉलर, किसी को नाम नहीं याद होगा सुनील वॉल्सन का। हाँ, मुझे भी नहीं आ रहा यार। नहीं याद है ना। हाँ। लेकिन सुनील वॉल्सन उस टीम का हिस्सा थे जो टीम 84 में वर्ल्ड कप जीत के लाई थी। हाँ। आपको वेंगसरकर याद है, किरमानी याद है, कीर्ति आजाद याद है, कपिल देव याद है।
सब याद होंगे, रोजर बिन्नी, मदन लाल सब याद होंगे, लेकिन सुनील वाल्सन नहीं। हाँ, सच में याद है। और सुनील वाल्सन की स्थिति आकाश आनंद की है, ये हालत है आकाश। तो यानी बसपा की स्थिति को बहुत ज्यादा रिलेवेंस इस चुनाव में नहीं रहने। बसपा को जितना फ्लोरिश बीजेपी करेगी, बसपा उतनी उठेगी, लेकिन अगर बसपा इतनी उठा दी गई जैसी कि पीडीए की स्थितियां बन रही हैं और जैसे वो धीमे धीमे उठ रही है, इस उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के चुनाव में सबसे बड़ी वोट काटने वाली पार्टी बसपा बनेगी, सबसे ज्यादा वोट काटने वाली पार्टी। अच्छा, अब कांग्रेस की बात, कांग्रेस को किस तरह से देखते हैं? कितनी प्रासंगिक है कांग्रेस, रिलेवेंट है इस 2027 के चुनाव में? सर, मैं कांग्रेस की बात को 2 लाइन में खत्म करूंगा। नंबर एक 24, 25, 26, इसको 30 भी गिन सकते हैं आप। कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश बचा था सिर्फ अमेठी और रायबरेली। अमेठी और रायबरेली उनका उत्तर प्रदेश है। धीमे धीमे उसमें से अमेठी भी स्मृति ईरानी ने छीन ली थी, इस बार वापस हो गई। अब कांग्रेस ने साइकिल का हैंडल पकड़ा है, तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में जब आएगी तो उसको रोमिंग लगेगा, क्योंकि यहां मोबाइल टावर जितने खड़े हैं वो समाजवादी पार्टी के हैं, तो कांग्रेस को सिग्नल तो मिलेंगे केवल सपा से, इसलिए रोमिंग चार्जेस लगेंगे। हाँ। उनको वो बात माननी पड़ेगी जो बात समाजवादी पार्टी कहेगी। लेकिन आप एक लाइन आपको दे जा रहा हूं, कांग्रेस की डीलिंग जब भी समाजवादी पार्टी के साथ हुई, डीलिंग से मेरा मतलब गठबंधन हुआ, उसमें राहुल गांधी अगुवा नहीं होते हैं, प्रियंका एंड ऑलवेज प्रियंका तय करती है कि किस तरीके। पर मनोज भैया, याद है अब 17 का चुनाव, आपको 100 सीट कोई तुक बनता था कांग्रेस के लड़ने का? नहीं बनता था तो कितना झंझट हुआ था। आखिरी में तो किरणमय नंदा ने तो कह ही दिया था। हाँ, तो ये बताइए, हम नहीं करेंगे। हाँ, तो इस बार आपको लगता है कि कांग्रेस इस बार सपा के लिहाज से मान जाएगी और इनका गठबंधन भी हो जाएगा? आपको लगता है कि 2 साल बाद, दो दशक से, मतलब 2 दशक गलत कह रहा हूं, 2 बार से सरकार विहीन समाजवादी पार्टी इस बार कांग्रेस को इतना सब कुछ दे देगी? अरे भाई, उसको इस बार सब कुछ जीतना है। हाँ, अगर उसको लगा कि इन पॉकेट्स में कांग्रेस काम कर जाएगी तो फिर शायद 100 सीटें हो चाहे फिर 150 सीटें हो, दे देगी। आप अखिलेश यादव को दिमाग को पढ़ना शुरू कर दिए। उसने तब लैपटॉप बांट दिया था जब कोरोना नहीं आया था इस देश में। उसने तब अतीक को धक्का दे दिया था जब अतीक के दम पर मुलायम सिंह चुनाव भी लड़ते थे, वो तो हमने देखा है, वो 5 सीटें भी जिताते थे। अखिलेश यादव बदल चुका है, वो अलग दिमाग से काम कर रहा है आदमी, ठीक है। तो वो अखिलेश यादव कांग्रेस को पूरा नापेगा कि कितने यहां तक जा पाएंगे। और बात अगर 100 सीटों की आ गई, मान लीजिए 100 सीटों की आ गई, तो कांग्रेस उस हैसियत में आना चाहेगी ना कि उत्तर प्रदेश में हम थे कभी, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज कांग्रेस। अगर उस स्थिति में आ गई तो आप ये मान के चलिएगा कि हो सकता है कैंडिडेट कांग्रेस का हो पर सिंबल सपा का होगा, लेकिन उस कैंडिडेट को टिकट अखिलेश यादव देगा तब जब वो ये देख लेगा कि यहां के जातिगत समीकरणों में वो कैंडिडेट फिक्स होता है, क्योंकि कैंडिडेट ही नहीं है कांग्रेस के पास। बिल्कुल। और ये गठबंधन आपको लगता है ये हो भी सकता है? हो जाएगा। और मायावती का लग रहा है इनसे गठबंधन कोई हो सकता है? कोई गठबंधन नहीं होगा। और ये जो बाकी राजभर, निषाद, ये तो भाजपा है, ये सपा की तरफ जाने का इनका कोई आसार ना, कुछ नहीं। अरे ये तो आप जब जहाज पे उड़ते होंगे तो आप देखते होंगे एक टावर होता है जिसमें एक हवा का बैग होता है जो ऐसे करता रहता है। आप एरोड्रम पे देखा कभी? हाँ, बिल्कुल। वो हवा का रुख बताता है, ये लगाए रहते किधर है हवा का रुख, कहाँ मिली मलाई, कहाँ मिली, तो ये वहीं जाएंगे जहां मलाई मिलेगी। ये बनारस के असली मलइयों हैं सर। मलइयों बनारस की। एक और चर्चा जो हमेशा होती है कि अब जब भी ये चर्चा चलती है 6 महीने में, एक तो चर्चा ये चलती है कि योगी जाने वाले हैं, योगी रिप्लेस हो जाएंगे चुनाव से पहले। एक चर्चा ये होती है कि केंद्र में अब आगे कौन। तो क्या उत्तर प्रदेश का जो भी चुनाव होगा उसके जो भी परिणाम होंगे, बड़ा थोड़ा सा उस तरह का हाइपोथेटिकल पूछ रहा हूं, तो उस स्थिति को कैसे देखते हैं? देखिए, योगी आदित्यनाथ शिवराज चौहान नहीं है, योगी आदित्यनाथ वसुंधरा राजे भी नहीं है, ठीक है। इनको हटाना, आपको उत्तर प्रदेश में अपनी जड़ें हिलाना होगा। एक बार आंख बंद करिए और सोचिए, गोरक्ष पीठ का मंदिर, वहां का महंत, भगवा वस्त्रधारी, बुलडोजर बाबा, ठोकोगे तो ठोक देंगे, समझ रहे हैं आप?
वो बंदा जब खड़े होकर सदन में कहता कि मिट्टी में मिला देंगे इस माफिया को, मिट्टी में मिला देंगे। एक घटना बता देता हूं आपको। सीए एनआरसी के आंदोलन चल रहे थे उत्तर प्रदेश में, कई जगह लोग निकले, हमऊ करब आंदोलन 21 लोग मारे गए। लखनऊ में खूब बसें जलाई गई, कारें तोड़ी गई, जाम लगाया गया। बाबा ने कहा ये जितना खर्चा हुआ है इसका आकलन किया जा रहा है। कैलकुलेटर बैठ के वहीं बगल में बैठा हल्के कैलकुलेट हो रहा था बस में कितने की टूट फूट हुई है। सब निकाल लिया और पूरे उन इलाकों से सारे फुटेज, चाहे मोबाइल के हो चाहे सीसीटीवी, किसी को सब निकलवा लिए और कम से कम 200 उपद्रव करने वालों के पोस्टर लगा दिए चौराहे पर, चौराहों लगा दिए गए। ये लोग हाई कोर्ट पहुंचे कि हम माफिया वो नहीं है, हम आंदोलनकारी हैं, आप हमारे पोस्टर लगा के हमको माफिया आतंकी नहीं बता देंगे। हाई कोर्ट ने कहा नहीं बताएंगे, आप हटाइए सारे पोस्टर। विधानसभा बुलाई, विधेयक पारित कर दिया, हाई कोर्ट क्वेश खत्म हो गया। वो है योगी आदित्यनाथ, वो योगी आदित्यनाथ है। उसको हटा पाना इतना सरल काम नहीं है, लेकिन मेरे दो मत हैं, या तो योगी आदित्यनाथ यहां से सीधे सेंट्रल जब जाएंगे तो प्रधानमंत्री बनेंगे, वरना उत्तर प्रदेश से हिलाना होता तो फिर कंधे में हाथ डाल के फोटो नहीं खिंचाना होता, और हटाना होता तो अब तक न जाने कितनी बार बताना नहीं होता, हटाना होता। तो आपने ये पूरी बात कह दी इन आखिर के दो शब्दों से। तो मनोज भाई भी यूपी को लेकर और भी बातें आपसे करनी है, वो अगले पार्ट में हम करेंगे। आज आप भी जल्दी में, लेकिन मज़ा आया यूपी के बारे में इतनी तफसील से बात करने के लिए। और यूपी का चुनाव आज कहाँ खड़ा है ये आपने हमारे व्यूअर्स को बताया। आप जानते हैं कि आप जब चाहेंगे तब मैं आऊँगा आपके पास। तो बिल्कुल, और इसी तरह से अपने दर्शकों के लिए यूपी से जुड़ी हुई या देश के किसी भी कोने से जुड़ी हुई जो भी पॉलिटिकल खबरें, इसी तरह से आम बोलचाल की भाषा से और आपके अनुभव से हम लोगों को बताते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।